नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग ईवीएस के अंदर जो है जैव विविधता टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैव विविधता का क्या मतलब है, सबसे पहले समझते हैं। किसी स्थान विशेष पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता का अध्ययन करना ही जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, जैव विविधता जब किसी स्थान विशेष पर अलग अलग तरह के जीवों की संख्या अधिक हो जाती है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जैव विविधता स्थल है। ठीक है, जैव विविधता की जो परिभाषा है सदैव निश्चित क्षेत्र के आधार पर प्रदान की जाती है और अनंत तक फैले हुए जैव विविधता जो है क्षेत्र पर जो है जैव विविधता नहीं कहा जा सकता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 ईस्वी में वाल्टर ग्राहम रोजन महोदय, मतलब वाल्टर जी रोजन लिखा है, वाल्टर ग्राहम महोदय ने किया था। और जैव विविधता शब्द का संकल्पना के तौर पर सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1986 में, इसको लिख लीजिएगा कि मतलब जैव विविधता शब्द की संकल्पना के तौर पर सर्वप्रथम प्रयोग 1986 में विल्सन महोदय ने किया था। किसने? विल्सन महोदय ने। ठीक है, आगे चलते हैं। और जैव विविधता की शर्त क्या क्या होनी चाहिए कि मतलब कहाँ पर जो है कितनी जैव विविधता होगी। तो जैव विविधता के लिए दो शर्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला कि वह स्थान जहाँ पर वर्ष भर सर्वाधिक तापमान पाया जाता हो, और दूसरा वह स्थान विशेष जहाँ पर वर्ष भर सर्वाधिक वर्षा होती है। मतलब ताप और वर्षा। ठीक है, तापमान और वर्षा। ठीक है, ये दो है मुख्य जो है शर्तें हैं कि जैव विविधता जो है वहीं पर होगी जहाँ पर सर्वाधिक तापमान और सर्वाधिक वर्षा होगी। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास सदाबहार वन या वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं जैव विविधता कम होती जाती है। उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण यह है, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारा भूमध्य रेखा है। अब यहाँ से पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश जो है धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। यहाँ जैसे ध्रुव पर मान लीजिए पहुँचे सबसे कम। ठीक है, ये हमारा जो है ये वाला रीजन, मतलब 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसके बीच में उष्णकटिबंधीय रीजन होता है। ठीक है, और सबसे अधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो भूमध्य रेखा पे। ठीक है, कहाँ? 0 डिग्री अक्षांश के पास वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं जैव विविधता कम होती जाती है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई कहाँ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसमें लिखा है अमेजन वर्षा वन। ब्राज़ील विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, क्योंकि विश्व का लगभग 20%, ठीक है, 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब सवाल कैसे बनता है। सवाल पूछेगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान, तब उसका उत्तर होगा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। फिर क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, तब अभी हमने आपको बताया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, फिर पूछेगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तब हम कहेंगे महासागर में पाई जाती है। फिर उसके बाद अगला सवाल पूछेगा सर्वाधिक जैव विविधता वाला महासागर कौन सा है, तब हम बताएंगे प्रशांत महासागर है। फिर पूछेगा स्थल मंडल में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो अभी यहाँ पर देखिए हमने बताया कि सर्वाधिक जैव विविधता का है अमेजन वर्षा वन, जो कि ब्राज़ील में है। और वो पूछेगा कि ये किस महाद्वीप में है, तो आप बताएंगे दक्षिण महाद्वीप में है। ठीक है, अब पूछेगा उसके बाद भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है। और अब स्थान अगर पूछेगा तो पश्चिम घाट में मान लीजिए शांत घाटी है। अगर स्थान पूछ लिया जो है जैसे राज्य, तो सबसे ज़्यादा पहले होगा केरल के बाद हो जाएगा कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्षेत्र जो है राज्य जो है याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इससे बनने वाले 3 सवाल हैं कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था।
जैव विविधता पर कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी 1992 में हुआ था, जिसे हम रियो डी जेनेरियो या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं, जिसके अंदर एजेंडा 21 जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं जैव विविधता के स्तर क्या है। ठीक है, तो जैव विविधता के स्तर की बात करें तो इसमें देखिए लिखा हुआ है जैव विविधता के कुल कितने स्तर हैं, 3। सबसे पहला स्तर क्या है, सबसे पहला स्तर है आनुवांशिक जैव विविधता। तो आनुवांशिक जैव विविधता क्या कारण होती है, ऐसे समझिए, आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न विविधता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। जब कोई पीढ़ी आनुवांशिकता का हस्तांतरण करती है तो वह पूर्वजों से प्राप्त गुणों के साथ साथ सीखे गए गुणों का भी हस्तांतरण करती है ना। तो सीखे गए गुण जो है अगली पीढ़ी में और भी अत्यधिक विकसित रूप में उत्पन्न होकर विविधता प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक जैव विविधता। जब हम किसी गुण का स्थानांतरण करते हैं तो वह अगली पीढ़ी में दिखाई देगा या नहीं, वह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा जीन जो है क्रियाशील हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक ही प्रजाति के जीवों के बीच पाई जाने वाली विविधता, ठीक है, जैसे आम की विभिन्न प्रजातियां, मानवों के रंग रूप में विभिन्नता, ये सब किस चीज़ें होती हैं, आनुवांशिक जैव विविधता के अंदर आती हैं। फिर दूसरा लिखा है देखिए यहाँ पर प्रजाति विविधता, मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब है, जब हम किसी जीव के लिए ऐसे शब्द का अध्ययन कर रहे हैं जो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, तो उसे उस पारिस्थितिक तंत्र की जाति कहते हैं। ठीक है, जब हम किए गए एक जाति का चयन करके उसके विभिन्न किस्म, ठीक है, उसके विभिन्न किस्म जो है या प्रजाति या प्रकार का अध्ययन करते हैं तो उस पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजाति विविधता कहते हैं। जितनी अधिक प्रजातियां खाद्य श्रृंखला उतना ही लंबी और पारिस्थितिक तंत्र उतना ही स्थिर होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष में कुल प्रजातियों की जो संख्या होती है उनको प्रजातीय विविधता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ जो तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र, या इसको कहते हैं समुदाय या पारितंत्र जैव विविधता। ठीक है, इसका मतलब समझिए क्या होता है, जब हम किसी एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर एक ही प्रजाति का अध्ययन अलग अलग स्थानों पर करते हैं और उनमें विविधता का पता लगाते हैं तो उसे सामुदायिक जैव विविधता कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि एक ही स्थान पर पाए जाने वाले कुत्तों का अध्ययन, ठीक है। और फिर हम क्या आपको बताएं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मरुस्थल, वन, तालाब की विविधता। ठीक है, ये हो गया आपका जैव विविधता के स्तर। आगे है जैव विविधता के तप्त स्थल। ठीक है, जैव विविधता के तप्त स्थल मतलब कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग था ये पूछा गया है कई बार यूपी टेट में और अदर टेट में भी। 1988 में नॉर्मन मायर द्वारा दिया गया था। ऐसे क्षेत्र हैं ये जहाँ पर जो है आपको बता दें ये हॉट स्पॉट उसी एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर संवहनी पौधों की कम से कम 1500 ऐसी प्रजातियाँ हों जो कि स्थानिक हों। ठीक है, कम से कम 1500 प्रजातियाँ हों जो कि क्या हो, स्थानिक हों। ठीक है, और उस क्षेत्र की मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% हिस्सा, देखिए यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, दो ही शर्त है कि कम से कम जो है 70% या इससे अधिक जो है अस्तित्व उसका समाप्त हो चुका हो, लगभग 30% या इससे कम जो है शेष बचा हो, तो उसे विशेष संरक्षण प्रदान करने के लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके बारे में। देखिए विश्व में जो है कुल हॉटस्पॉट 36 हैं, विश्व में बात करें तो 36 हैं, और भारत में जो है अपने 4 स्थान हैं। 4 स्थान कौन कौन से हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये है सुंडालैंड, ठीक है, सुंडालैंड, और ये है इंडो बर्मा क्षेत्र। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्त। अब देखिए इन हॉट स्पॉट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको बता दें कि विश्व की लगभग 60% प्रजातियाँ जो हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र में निवास करती हैं। और हॉट स्पॉट के लिए हमने देखिए आगे जो है बताया हुआ है, देखिए यहाँ पर इसमें सबसे पहले हम पूर्वी हिमालय या हिमालयन क्षेत्र की बात करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है इसका 44.4% भाग भारत में पाया जाता है। यहाँ पर पादप की कुछ विशेष प्रजातियाँ संरक्षित की गई हैं, जैसे ब्यूटोमेसिया,
सिरका स्टेरेसिया। और जंतुओं की बात करें तो पिग्मी घास, हिमालयन तहर, सुनहरा लंगूर, हिमचीता, नीली भेड़, उड़न गिलहरी, एक सींग वाला गैंडा। ये जो है ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? पूर्वी हिमालय में। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्त इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। इस हॉटस्पॉट का कुल 50% भाग भारत में पाया जाता है। इसका विस्तार उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कहाँ पर? उत्तर पूर्वी क्षेत्र ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, यहाँ पर बंदरों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे बंदर, लंगूर, गिब्बन। ठीक है, और ताज़े पानी के कछुए भी इसी हॉटस्पॉट में पाए जाते हैं। और अदरक की कुछ स्थानिक प्रजातियाँ, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में अदरक की जो प्रजातियाँ होती हैं वही जो है इसमें भी कुछ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट क्षेत्र। इसका विस्तार केरल से लेकर गुजरात में पाया जाता है। इस हॉटस्पॉट का 64.9% भाग भारत में पाया जाता है। यहाँ लगभग 3000 स्थानिक प्रजातियाँ जो हैं पाई जाती हैं। यहाँ पर एशियाई हाथी, नीलगिरी तहर, भारतीय बाघ, बड़े आकार की गिलहरी इत्यादि जीव पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है सुंडालैंड हॉटस्पॉट। सुंडालैंड हॉटस्पॉट संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2013 में इसे हॉटस्पॉट घोषित किया था। भारत में इसका बहुत कम एरिया है। इसमें मैंग्रोवन, मगरमच्छ, डुगोंग आदि जो है जीव पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था, अब इसके पीछे जो है अभी छूट गया था, जैव विविधता का संरक्षण कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैव विविधता संरक्षण जो है ये होता है दो प्रकार से। एक इसमें लिखा हुआ है, देखिए, स्वस्थाने, है ना। एक लिखा है स्वस्थाने, इसका मतलब इन सीटू। इसका मतलब है जब हम किसी जीव का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में रखकर करते हैं तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम करें कि मतलब जीव जहाँ प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसे जो है उसी स्थान पर रखकर उसका संरक्षण प्रदान करें तो उसे हम स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, मतलब इन सीटू। ये सवाल ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, है ना। ये जो है स्वस्थानीय संरक्षण है। अब देखिए दूसरा जो है ये है आपका बहिर्स्थानीय संरक्षण। इसका मतलब क्या है? जब हम जैव विविधता का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर अन्य स्थानों पर करते हैं या मतलब किसी कृत्रिम स्थान पर रखकर करते हैं तो उसे जो है हम बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे चिड़ियाघर, वनस्पतिक उद्यान, जीन बैंक, है ना, और पौधशाला, अनुसंधानशाला, ये सब चीज़ें जो हैं बाह्य स्थानीय होती हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्त। इसमें लिखा है कि जैव विविधता का मापन, मतलब कि जैव विविधता को हम मापते कैसे हैं, कि मतलब कौन सी जैव विविधता कहाँ पर है ना। तो इसके लिए सबसे पहला जो मापन है ये है आपका अल्फा मापन। जब हम जैव विविधता का मापन संख्यात्मक आधार पर करते हैं या अंकों के रूप में करते हैं तो ऐसी जैव विविधता जो है ये कौन सी मापन कहलाती है? अल्फा मापन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, पारिस्थितिक तंत्र की संख्या 1 है, मतलब पारिस्थितिक तंत्र की संख्या 1 है, उसमें जो जातियां हैं क्या हैं? उसमें जो जातियां हैं वो कितनी हैं? 20 हैं। उसमें जो प्रजातियां हैं क्या हैं? प्रजातियां हैं वो 200 हैं, लेकिन कुल जनसंख्या उनकी कितनी है? वो 2000 है। कहने का मतलब कि संख्यात्मक आधार पर जो हम करते हैं, ठीक है, वो हो जाती है अल्फा मापन। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है बीटा मापन, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम जैव विविधता का मापन जीव की संरचना के आधार पर या जीव के शारीरिक या मानसिक विशेषता के आधार पर, कहने का मतलब दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना, मतलब उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपको मैं बता दूं, ऐसे समझिए कि हमारे गांव में आम के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, मतलब आम के पेड़ तो हैं लेकिन आम के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, मतलब कि विशेषता बता रही है। फिर जैसे समझ लीजिए कि सुरेश बहुत बुद्धिमान लड़का है, मतलब लड़के तो बहुत हैं लेकिन सुरेश क्या है? बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल आप समझिए, हमारे शरीर की लंबाई आपसे अधिक है। ठीक है, इस तरह के जो एग्जांपल सेट होते हैं वो बीटा मापन में होते हैं। इसके बाद है गामा विविधता।
एक बड़े क्षेत्र में कई पारिस्थितिक तंत्रों की समग्र विविधता, मतलब हम जब विविधता का मापन संपूर्ण रूप में करते हैं तो उसे कहते हैं गामा मापन। जैसे आवास के आधार पर, पारितंत्र के आधार पर और वातावरण के आधार पर, ठीक है, मतलब संपूर्ण करते हैं तो वहाँ पर गामा विविधता होती है या गामा मापन होता है, ठीक। इसके बाद जो है जिसमें लिखा है जैव विविधता की हानि के कारण, मतलब कि हमारी जो जैव विविधता है वो कैसे जो है उसमें ह्रास कैसे कैसे हो रहा है। एक तो प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण क्या है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सूखा, बाढ़ और वनों में आग, ये जो है प्राकृतिक कारण है, ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन से कैसे होता है, ऐसे मान लीजिए किसी स्थान विशेष पर वार्षिक तापमान में वृद्धि या परिवर्तन जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जलवायु परिवर्तन की स्थिति में छोटे जीव स्वतः समाप्त होते चले जाते हैं जो जैव विविधता को कम कर देते हैं, ठीक है। ये तो एक रीजन रहा जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता का ह्रास। दूसरा ऐसे समझ लीजिए कि वनों में आग, मतलब कि प्रदूषण, किसी स्थान विशेष पर प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से उस स्थान विशेष पर जीव के समायोजन की क्षमता घटती चली जाती है और वहाँ भी जो जैव विविधता है वो सीमित होती चली जाती है, ठीक है। और आपको बता दें, एक समझिए कि प्राकृतिक आवास का विनाश, एक ये भी जो है जैव विविधता ह्रास का कारण है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण जो है प्राकृतिक आवास का विनाश है। जब प्राकृतिक आवास का विनाश होता है तो जलवायु परिवर्तन बढ़ने लगता है और प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ने लगती है, तो संक्रमण का दर भी बढ़ जाता है और वहाँ पर जो है जैव विविधता घटती चली जाती है, ठीक है। और देखिए मानवीय कारण में क्या, अभी हमने आपको बताया ना, वनोन्मूलन हो गया, प्रदूषण हो गया और आवास का विखंडन और प्रजातियों का आक्रमण, ठीक है। एक और समझ लीजिए, एक और कारण इसका क्या है। एक और कारण इसका ये है कि संक्रमण, एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का आवागमन ही संक्रमण है। मतलब जब जीवों का संक्रमण होता है तो किसी एक जीव की संख्या बढ़ती है परंतु अन्य जीवों की संख्या घटती है। मतलब कि कहीं एक स्थान से अगर कोई दूसरा जीव जाएगा या दूसरे स्थान से जाएगा तो मतलब इस जीवों की जो संख्या है कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा होती है, तो इससे भी जो जैव विविधता है वो सीमित होती चली जाती है, ठीक है। तो आज का जो जैव विविधता का जो टॉपिक था दोस्तों यहीं तक, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।